नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। अब बूस्टर डोज के रूप में लगेगी कॉर्बेवैक्स। ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया के बायोलॉजिकल ई के कोविड वैक्सीन को कोरोना के बूस्टर डोज के रूप में दी गई मंजूरी। राज्यसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पर शिवसेना का बड़ा आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है बीजेपी, टाले जाएं चुनाव। साथ में दी चेतावनी, यहां सरकार हमारी है, ये भूले नहीं बीजेपी। कश्मीर में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर घिरी मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बघेल बोले, फेल हुई मोदी सरकार। यूपी दौरे पर देश के राष्ट्रपति कल वाराणसी जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। तो ये थी सुर्खियां। आइए आप बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। राज्य की 57 सीटों में से 41 का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। अब 4 राज्यों की 16 सीटों पर वोटिंग होनी है। मुकाबला टफ है। विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर हर पैंतरा आजमाया जा रहा है। राजनीति के इस खेल पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ये भी जानेंगे कि केंद्र में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का क्या होगा राजनीतिक भविष्य। क्यों बीजेपी किसी भी मुसलमान को ना तो चुनाव में टिकट दे रही है और मोदी मंत्रिमंडल में जो एक मंत्री है उसे भी किनारे लगाने की कैसे की जा रही है तैयारी। इसके अलावा बात करेंगे उड़ीसा में बड़े बदलाव की तैयारी की। क्यों नवीन पटनायक बदल रहे हैं अपने सभी मंत्री। इसके अलावा जानेंगे सिद्धू मूसेवाला मामले में भगवंत मान की बढ़ती मुश्किलों की। हाईकोर्ट ने क्यों खारिज कर दी मान सरकार की सिफारिश। इसके अलावा भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा चुनाव कराने का ऐलान किया था, लेकिन यह चुनावी दंगल अब सिर्फ 4 राज्यों तक सीमित रह गया है। 11 राज्यों की 41 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो गया है। अब 10 तारीख का इंतजार है जब 4 राज्यों की 16 सीटों के परिणाम सामने आएंगे। वोटिंग भी इसी दिन होनी है। कहीं बीजेपी का उम्मीदवार मुश्किल में फंसा है तो कहीं कांग्रेस का। तो क्या है राज्यसभा चुनावों में राज्यों का समीकरण, देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 का चुनाव निर्विरोध हो गया है, लेकिन 4 राज्यों की 16 सीटों पर मुकाबला कड़ा हो गया है और अधिकांश जगह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का जादू चलता नजर आ रहा है। 24 घंटे पहले मुश्किल में दिख रही कांग्रेस अब राहत की सांस ले रही है, क्योंकि उदयपुर में कांग्रेस के 100 से ज्यादा विधायक पहुंच गए हैं। ये संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। चिंता सिर्फ बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों से है। वैसे इनमें से भी अधिकांश विधायक गहलोत के संपर्क में बताए जाते हैं। 2-3 विधायक असंतुष्ट भी हैं, लेकिन बाजी कांग्रेस के हाथ में जाती दिखाई दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी से घनश्याम तिवारी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्रा मैदान में हैं, लेकिन उनकी राह मुश्किल दिख रही है। राजस्थान में कांग्रेस राहत की सांस लेती दिख रही है, तो हरियाणा में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। हरियाणा में अजय माकन मुश्किल में दिख रहे हैं। पार्टी के कई विधायक बगावत की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 3-4 विधायक नहीं पहुंचे हैं और जो विधायक छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। हरियाणा में बीजेपी ने कृष्ण लाल पवार को उतारा है, उनकी जीत तय है। कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला होना है। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। चौथी सीट के लिए बीजेपी के लहर सिंह, कांग्रेस के मंसूर अली खान और जेडीएस के डी कुपेंद्र रेड्डी के बीच मुकाबला होना है। 1 सीट जीतने के लिए 45 वोट चाहिए और किसी के पास इतने वोट नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर लग रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ की 6 सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को 1-1 सीट आसानी से मिल रही है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना ने 1 उम्मीदवार अतिरिक्त उतार दिया है। वोटों का गणित साफ है, बीजेपी या फिर शिवसेना के 1 उम्मीदवार का हारना तय है। मुश्किलें बहुत हैं, अब बाजी किसके हाथ आएगी ये विधायक के वोट तय करेंगे। राज्यसभा चुनाव के साथ ही देश में इस वक्त लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी शुरू हो गए हैं। इन चुनावों में सबसे ज्यादा नजरें यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर थी। संकेत मिल रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को, जो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया जाएगा। और आज बीजेपी ने जब सूची जारी की तो उसमें जो नाम सामने आए वो चौंकाने वाले थे। क्या पीएम मोदी करते हैं मुस्लिमों से नफरत?
क्या पीएम को पसंद नहीं सरकार में मुस्लिम चेहरे? क्या नकवी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं पीएम? ये सवाल सियासी गलियारों में तब से उठाए जा रहे हैं जब से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी की तरफ से राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है। राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें लोकसभा उपचुनाव में मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन आज सामने आई सूची में भी उनका नाम नजर नहीं आया। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली समेत 4 राज्यों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने यूपी में 2 सीटों रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पार्टी ने आजमगढ़ से एक बार फिर भोजपुरी सिंगर और एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है। यूपी की ये सीट समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद से खाली हुई है। वहीं बीजेपी ने रामपुर से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर आजम खान के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हो रहा है। माना जा रहा था कि इस सीट से पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी को उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि वो प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र रामपुर को बनाया, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उनके लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो गया है। अभी नकवी राज्यसभा से सांसद हैं, उनका कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है और उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। मगर बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा से लेकर लोकसभा उपचुनाव तक में मौका नहीं दिया। इसे लेकर बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी को कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे पसंद नहीं? नकवी का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। अब हाल फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा के लिए कोई चुनाव भी नहीं होना है। ऐसे में उनकी कुर्सी भी जाती दिख रही है। पीएम मोदी नकवी से इस्तीफा मांगने की तैयारी कर रहे हैं तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने अपने सभी मंत्रियों का इस्तीफा मांग लिया। तो आखिर क्यों पटनायक ने मंत्रियों से लिया इस्तीफा, देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2000 में पहली बार नवीन के नेतृत्व में बीजू जनता दल की सरकार बनी थी। तभी से चुनाव दर चुनाव पटनायक ने मिसाइल कायम की है। 2014 और 2019 की प्रचंड मोदी लहर में भी उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भारी बहुमत से सत्ता हासिल की। बीजेडी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 44.7% वोटों के साथ 113 सीटें जीती। वहीं 2014 के चुनाव में भी पटनायक ने 43.7% वोटों के साथ 117 सीटों पर जीत की पताका लहराई थी। आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया। सरकार ने सभी पुराने मंत्रियों को हटाकर नए मंत्रियों को प्रभार देने का फैसला किया है। इन मंत्रियों के नाम गुप्त रखे गए हैं। रविवार को ओडिशा के राजभवन में नए मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र ने विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पात्र ने अपना इस्तीफा पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को भेज दिया। इसके बाद मंत्रियों के इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हुआ और एक के बाद एक मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री खबरों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर निगम और निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी अब 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के कुशल नेताओं को पर्यवेक्षक का दायित्व दिया जाएगा। राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि पटनायक अपनी नई टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नवीन पटनायक लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। बतौर सीएम अब तक नवीन पटनायक ने 22 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पटनायक का निशाना 2024 में होने वाला ओडिशा विधानसभा चुनाव है और वो इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरी ओर गुजरात में भी चुनाव इसी साल है, वहां भी तैयारी चल रही है। दल बदल के खेल में भले ही बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ये दावा एक सर्वे में किया गया है। गुजरात को जीतने के लिए कांग्रेस के पास अब भी बेहतरीन मौका है। कई मौके गंवाने के बावजूद कांग्रेस आज भी राज्य में बढ़त बनाए हुए है। हार्दिक पटेल के जाने के बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। बीजेपी 1995 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से गुजरात में कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारी है और इसी तरह कांग्रेस ने एक बड़े और वफादार वोट बैंक के बावजूद राज्य को अरसे से नहीं जीता है। जनता की राय जानने के लिए INS न्यूज एजेंसी की तरफ से वोटर सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक राज्य में हाल में हुई सियासी घटनाओं के बावजूद गुजरात में कांग्रेस के लिए अब भी संभावनाएं जिंदा हैं।
गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी बिसात बिछा दी है और लगातार कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अब भी मुकाबले में बनी हुई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मतदाताओं की नजर में आंतरिक लड़ाई और हार्दिक के बीजेपी में जाने से पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में कांग्रेस अब भी लोगों पर पकड़ बनाए हुए है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 46% लोगों ने कहा कि हार्दिक पटेल के आने से बीजेपी को फायदा होगा। एनडीए समर्थकों में 56.5% ऐसा ही महसूस करते हैं, जबकि 39% विपक्षी समर्थक इस तर्क से सहमत हैं। गौरतलब है कि करीब 40% विपक्षी समर्थकों को लगता है कि हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को नुकसान होगा। जब मतदाताओं से पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य जीतने की सभी संभावनाएं खो दी हैं, इसके जवाब में करीब 51% के कुल बहुमत ने महसूस किया कि कांग्रेस ने सभी मौके खो दिए हैं, जबकि 31.5% ने महसूस किया कि कांग्रेस के लिए अब भी कुछ मौका है। अनुमान के मुताबिक 41.5% विपक्षी समर्थकों की राय थी कि कांग्रेस के पास अभी भी मौका है। 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को हैरान कर दिया था और 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 100 से नीचे धकेल दिया था। 2017 में कांग्रेस के प्रदर्शन ने बीजेपी को 99 पर समेट दिया था, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा थी। 2017 में कांग्रेस ने 40% वोट शेयर भी हासिल किया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी क्योंकि उसे 50% वोट मिले थे। अगर अब भी कांग्रेस पूरी मजबूती से इन चुनावों में उतरती है तो बीजेपी हार सकती है, क्योंकि अभी चुनावों में 6 महीने का वक्त बाकी है। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। लगभग 3 दशक बाद कांग्रेस चुनावों में बीजेपी को हराती नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी मुश्किल में फंसी दिख रही है, तो पंजाब जहां चुनाव हाल ही में हुए थे, वहां आपकी भगवंत मान सरकार मुश्किल में दिख रही है। मान सरकार के एक फैसले के चलते सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। मान सरकार ने हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की बात कही, लेकिन इस पर अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जो मान सरकार के लिए झटका बताया जा रहा है। भगवंत मान जब से पंजाब के सीएम बने हैं, उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जनता में अब सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है कई मोर्चों पर फेल होती सरकार। वहीं पिछले दिनों पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान चले जाने के मामले में भी मान सरकार बुरी तरह घिर गई है और इस घटना के बाद जनता की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि बीते दिन जब मान मूसेवाला के घर उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे तो लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया था। वहीं अब इस मामले में मान सरकार को एक और झटका लगा है। दरअसल गायक सिद्धू मूसेवाला मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराने की पंजाब सरकार की मांग अस्वीकार कर दी गई है। इस संबंध में अदालत की ओर से राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पत्र में उच्च न्यायालय प्रशासन ने सरकार से कहा है कि वो जांच के लिए अपने एक न्यायाधीश को नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ मूसेवाला के परिवार ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है और इसके लिए मूसेवाला के परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह मूसेवाला के परिवार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान भी सिद्धू मूसेवाला के पिता ने गृह मंत्री से इस मामले की जांच सीबीआई या फिर एनआईए से कराने की मांग की। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो मान सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि वैसे भी विपक्ष का कहना है कि ये एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। ऐसे में मान सरकार फंस सकती है। पंजाब में मान सरकार शुरुआत से ही मुश्किल में नजर आ रही है। आप सरकार की रणनीति पूरी तरह से फेल होती दिख रही है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की रणनीति भी फेल होती नजर आ रही है। कश्मीरी पंडित और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में हाल ही में अल्पसंख्यक हिंदुओं और मुसलमानों की जान जाने की जैसे बाढ़ सी आ गई है। लगातार जान जाने के इस सिलसिले से प्रदेश में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, कश्मीरी पंडित एक बार फिर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। अब लगातार हो रही इन घटनाओं को देखते हुए घाटी में रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस नाराजगी का असर भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, एनडीए समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा भी महसूस करता है कि सरकार कश्मीर में शांति कायम रखने में विफल रही, या ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने का सरकार का फैसला पूरी तरह फेल साबित हुआ है।
हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को इस मामले में घेरता आया है और कई बार 370 को बहाल करने की मांग भी उठा चुका है, लेकिन सरकार ने हर बार विपक्ष को अनसुना किया है और उसका नतीजा सबके सामने है। ऐसे में सरकार की रणनीति पूरी तरह फेल है और एक राष्ट्रव्यापी सर्वे से भी ये पता चला है। आपको बता दें कि इस सर्वे में सभी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और जातीय पृष्ठभूमि के भारतीयों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी, जिसमें एनडीए के 61% समर्थकों की राय थी कि ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आतंकवादी हताश हो रहे हैं और सरकार वास्तव में विफल नहीं हो रही है। वहीं एनडीए के 31% समर्थकों ने महसूस किया है कि सरकार वास्तव में आतंकवादियों को रोकने में विफल रही है। विपक्षी समर्थकों के मामले में 50% की राय थी कि सरकार आतंकवादियों को रोकने में विफल रही है, जबकि 37% ने महसूस किया कि आतंकवादी हताश हो चुके हैं। ऐसे में साफ है कि खुद बीजेपी समर्थक ही बीजेपी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, जिसमें बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खासकर जिन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पिछले कई महीनों से जोड़ तोड़ में लगी हुई है, उन चुनावों में उसे सफलता मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात ब्याज दरों में कटौती की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। देश में महंगाई 7वें आसमान पर है। सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि मोदी सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि पर ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दी है, जिसको लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश का आम आदमी इस वक्त महंगाई के बोझ से दबा जा रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन के दाम मोदी काल में 10 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन सरकार आम जनता को राहत देने की बजाय उन पर और बोझ डाल रही है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा कर ब्याज दर में कटौती की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ 8.1% ब्याज दर से रिटर्न मिलेगा। कल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है। आपको बता दें कि पिछले साल ये दर 8.5% थी। 1977 से 78 के बाद से कर्मचारियों ने अपने रिटायरमेंट फंड में जमा की गई ये सबसे कम ब्याज दर है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने 6.5 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल को लागू किया है। राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, अपनी करतूतों को देखते हुए खुद साहिब को लोक कल्याण मार्ग नाम हजम नहीं हुआ, तभी तो अब अपने लिए हजारों करोड़ का मोदी महल बनवा रहे हैं। आपको बता दें कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता को जोड़कर जो राशि बनती है, उसका 12% हिस्सा उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी के 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। कंपनी का योगदान 2 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा पेंशन फंड यानी ईपीएस में जाता है एवं दूसरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है। लेकिन मोदी सरकार की नई नीति ने अब केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकार पर भी डाका डाला है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।